नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पे देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था या हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, हमारा अर्थ बना कैसे था। जिसके अंतर्गत हमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें कि बिग बैंग थ्योरी भी एक टॉपिक है। बिग बैंग थ्योरी भी एक टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हमें बिग बैंग थ्योरी के साथ साथ कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि डायरेक्ट इससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कई सारे सवाल जो आते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि हमारे अर्थ का या यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ था। तो अर्थ के बनने से पहले हमारा ब्रह्मांड बना था, तो कैसे बना था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि आपका प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 26 मई को होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहली बात, तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक छोटे छोटे पॉइंट समझने पड़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट समझने पड़ेंगे, जैसे फिजिक्स का नियम होता है, थोड़ा छोटा छोटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सबके समझ में आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ह्यूमैनिटी से पढ़ा है या साइंस से पढ़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो का आपको पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस जानना है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, शुरुआत करना, अगर आपको सिलेबस डिटेल में जानना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए, एक वीडियो पड़ा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मतलब जब मैंने कहा था कि इसको समझने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानने होंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है कि एनर्जी नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। मतलब कि देखो, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ द इंटरनल हीट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन। और जो इंटरनल हीट का जनरेशन होता है, इंटरनल हीट का जनरेशन इन द सेंस कि यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इंटरनल हीट जनरेशन को समझने के लिए आपको कुछ देर इस पे देखना होगा। देखिए, इंटरनल हीट कैसे जनरेट होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को पता है कि जो कई सारे होते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि सॉलिड में जो एटम होते हैं वो पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। सॉलिड के जो एटम होते हैं एकदम पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के जो एटम होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड के जो एटम होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस के एटम और दूर दूर तक होते हैं। तो जो दूसरा इसमें पॉइंट था कि द जनरेशन ऑफ द इंटरनल हीट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन। तो इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल से बना है, कोई भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से बना है, ये आपस में हमेशा टकराते रहते हैं। ये एक इंटरनल फोर्स होता है जो आपस में हमेशा टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है। ठीक, तो अगर कोई चीज़ लिक्विड है या नहीं, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, तो उसमें इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास है। अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो उसमें इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन बहुत कम होगा सॉलिड के मुकाबले, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है। और कोई चीज़ गैस है तो उसमें सबसे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों से कम होगा इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन। तो इंटरमोलिक्यूलर कोल्यूशन समझ गए आप लोग, आई होप कि समझ गए होंगे। एंड अदर थिंग, जो अगली चीज़ है वो ये है कि ऑल मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ वेरी वीक फोर्स। तो जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो ब्रह्मांड में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ही वीक फोर्स से। ठीक, जिसे बोला जाता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। जिसे क्या बोला जाता है, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उससे बोला जाता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। जैसे कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल विथ ईच अदर नोन एज कोहेसिव फोर्स। यानी कि जब कोई सेम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। और जब कोई अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बीच का अंतर आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि whenever molecules stick with each other due to the cohesive and adhesive force, they always try to achieve the spherical shape
due to the phenomena of sphere tension, sphere surface tension like the water drop, in the sense कि कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की वजह से जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होने के बाद वो एक तरह का स्फेरिकल शेप अचीव करना चाहते हैं। स्फेरिकल शेप इन द सेंस कि लगभग गोल सा शेप अचीव करना चाहते हैं, और ये इसलिए होता है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जैसे कि आप कोई भी वाटर ड्रॉप आप कभी करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट कि जब आप वाटर ड्रॉप को नीचे छोड़ेंगे तो हमेशा वो गोल ही बनता है, वो स्फेयर ही बनता है, एक स्फेरिकल शेप में ही बनता है। वो इसलिए होता है इस सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक, क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है, वो है मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम इज द इम्पैक्ट व्हेन टू थिंग्स कोलाइड विद ईच अदर। तो जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो जो इम्पैक्ट होता है उसी को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा जितना मास और वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर किसी दो सब्सटेंस का मास एंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कोई चीज़ का मास ज़्यादा भारी और तेज़ गति से आ रहा है, तेज़ स्पीड से आ रहा है, आपस में जब टकराएंगे तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसमें भी एक लॉ है जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या समझ लेते हैं, इफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी as mass increase velocity decreases, if the mass decreases the velocity increases। तो यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस का अगर उसको फोर्स कांस्टेंट रहे, मतलब कि उसके ऊपर कोई और फोर्स ना रहे, एक फोर्स से कोई चीज़ फेंका जाए और उसका जो मास है अगर वो ज़्यादा हो, उसका अगर मास ज़्यादा हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी इन द गति कम हो जाती है। कोई चीज़ का मास ज़्यादा हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और किसी चीज़ का अगर मास कम हो तो उसकी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो जाती है। मास कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, मास ज़्यादा हो तो वेलोसिटी कम हो जाती है। चीज़ क्लियर हो गया? ठीक, मास इन द सेंस कि वजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी चीज़ का वजन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी, अगर उस पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर उसका मास यानी कि वजन कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर दोनों सब्सटेंस पे सेम फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब आपके पास दो सब्सटेंस है, दोनों पे आप एक ही फोर्स से फेंक रहे हैं, अगर किसी का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, अगर किसी का मास कम है यानी कि वजन कम है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमने आपको बता दिया कि जब दो चीज़ आपस में एक साथ कोलाइड करती हैं तो जो इम्पैक्ट होता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। नाउ रिफर टू द हीट लॉस। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें हीट लॉस का, कि हीट लॉस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि इफ़ देर इज़ एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, इफ़ वी लीव दिस ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड देन इट विल बी लूज टेम्परेचर। तो आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास भी कोई भी चीज़ में जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, कोई भी चीज़ बहुत गर्म है, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका हीट धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो गर्म है और उसके आसपास अगर एयर है, तो जब वो ठंडा हो रहा होता है तो अपने आसपास के एयर को भी गर्म कर देता है। और जब वो ऑब्जेक्ट एयर के संपर्क में यानी कि उसके आसपास एयर है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन लॉस। क्या बोलते हैं? कंडक्शन लॉस बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत गर्म हो और वो स्पेस में हो, स्पेस इन द सेंस कि वो वैक्यूम में हो, उसके आसपास कुछ नहीं हो, वैक्यूम मतलब खाली जगह हो, तो जब उसका हीट लॉस होगा तो उसको बोलते हैं रेडिएशन लॉस। क्या होगा? रेडिएशन लॉस होगा। जब उसके आसपास कोई सब्सटेंस होगा जिससे हीट ट्रांसफर होगा दूसरे में, लाइक एयर के, अगर जैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट में आग जलाते हैं, कोई चीज़ गर्म है तो जो इसका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आसपास एयर है उसके, उसको बोलते हैं कंडक्शन लॉस। लेकिन अगर वही स्पेस में कोई चीज़ बहुत गर्म है, उसका हीट ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं रेडिएशन लॉस। क्या होता है? रेडिएशन लॉस। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। क्या होता है ये? तो ये होता है कि
If any object having the circular motion, then there will be a force on the center of the circle known as the centripetal force. यानी कि आप इमेजिन करिए कि एक आपके हाथ में कोई रस्सी है और उस रस्सी के दूसरे किनारे पर कोई पत्थर बंधा हुआ है। आप उसको अपने हाथ के यहाँ से पकड़ के नचाते हैं तो जो सेंटर पे फोर्स लगता है, जो यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगता है, उसी को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल फोर्स टोटली डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी मतलब कि स्पीड कितनी है और मास मतलब वजन कितना है, वेट कितना है उसका। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर अभी हमने आपको समझाया ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट समझने में ओरिजिन ऑफ द अर्थ का। ठीक, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ का कॉन्सेप्ट, यानी कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अर्थ यूनिवर्स रहेगा तभी तो अर्थ रहेगा। तो यूनिवर्स कैसे बना, ठीक। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसे बोला जाता है द बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला जाता है? द बिग बैंग थ्योरी। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा जो है फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारी सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो उसको, उसके लिए जो थ्योरी है उसको बोलते हैं प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस। और तीसरा जो क्या बोलते हैं थ्योरी है वो है सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पहले लिक्विड गैस फॉर्म में था, फिर लिक्विड कैसे हुआ, फिर सॉलिड कैसे हुआ, उसको बोला जाता है, वो जो थ्योरी है उसको बोला जाता है कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक, तो इन 3 स्टेप में हम समझेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्स 15 बिलियन ईयर अगो ये हुआ था, 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग थ्योरी वाली घटना हुई थी। प्रीमॉर्डियल के समय हुई थी। प्रीमॉर्डियल का मतलब होता है बिफोर द बिगनिंग ऑफ द टाइम, क्योंकि यूनिवर्स का जब निर्माण हुआ तभी से समय की शुरुआत हुई है। तो द साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट द अबाउट 15 बिलियन ईयर अगो देयर वाज वेरी लिटिल पार्टिकल हैविंग द होल यूनिवर्स नोन एज द प्राइमॉर्डियल पार्टिकल। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन ईयर एगो, एक छोटा सा पार्टिकल था ब्रह्मांड में, कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा पार्टिकल था जिसको बोला जाता था प्राइमॉर्डियल पार्टिकल। क्या बोला जाता था? प्राइमॉर्डियल पार्टिकल, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और उसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी थी। डेंसिटी मतलब उसका घनत्व इनफाइनाइट था, क्योंकि भाई साहब जाहिर सी बात है उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसकी वजह से अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरनल हीट का जनरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास होते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब एक पॉइंट, एक डॉट है, एक जो प्राइमॉर्डियल पार्टिकल है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उसकी डेंसिटी जब इतना ज़्यादा है तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो इतना करीब करीब होंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंटरनल हीट का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उस इंटरनल हीट के जनरेशन की वजह से, कॉज ऑफ दैट this primordial particle was generating huge amount of the heat, and cause of that it started expanding, and about the 14 billion year ago it expanded very huge and came to be known as the primordial matter। जो छोटा सा पार्टिकल था जिसको प्राइमॉर्डियल पार्टिकल बोला जाता था, वो इंटरनल हीट के जनरेशन की वजह से इतना ज़्यादा धीरे धीरे हीट होगा कि वो धीरे धीरे फैल गया। क्योंकि हमको भी पता है कि कोई चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है, वो फैलता है। तो वो प्राइमॉर्डियल पार्टिकल भी फैला, धीरे धीरे फैल गया और फैल के बहुत बड़ा हो गया, जिसको बोला गया प्राइमॉर्डियल मैटर। क्या बोला गया? प्राइमॉर्डियल मैटर। प्राइमॉर्डियल पार्टिकल फैल करके प्राइमॉर्डियल मैटर बन गया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और वो किस स्टेट में था, मतलब कि अभी सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक और एक स्टेट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिक स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिक स्टेट, जो गैस के बाद भी होता है। और उसका टेम्परेचर कुछ मिलियन डिग्री सेल्सियस में था। एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर कोलिजन के बारे में हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो वहाँ पे भी मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा था। जो प्राइमॉर्डियल मैटर बना उसमें भी मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा था। एंड कॉज ऑफ दैट टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा था। पहले तो पार्टिकल में मॉलिक्यूलर कोलिजन हुआ तो टेम्परेचर उसका बढ़ा, फिर उसके बाद प्राइमोडियल पार्टिकल से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोई चीज़ फैलती है तो वो बन गया प्राइमोडियल मैटर। अब प्राइमोडियल मैटर जो प्लाज्मिक स्टेट में था उसमें भी उसकी भी डेंसिटी इतना ज़्यादा थी, फैला भले था लेकिन उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ था, तो उसका अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। जिसकी वजह से एक एक ऐसा मोमेंट आया जब ये फट गया।
इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि जब ये फट गया, इसका ऐसा मोमेंट आया कि जब ये फट गया। और वही प्राइमोर्डियल मैटर का फटना, पहले तो प्राइमोर्डियल पार्टिकल से प्राइमोर्डियल मैटर बना, और प्राइमोर्डियल मैटर का फटना ही बिग बैंग थ्योरी कहलाया, बिग बैंग कहलाया। When the primordial matter exploded due to the generation of the heat about 13.7 billion year ago, this explosion is known as the Big Bang theory. Big Bang, तो इसी को बिग बैंग कहते हैं कि पहले एक पार्टिकल था, उसमें इंटरनल हीट की जनरेशन की वजह से वो फैल गया तो प्राइमोर्डियल मैटर बन गया। वही मैटर इतना ज़्यादा उसमें इंटरनल हीट ऑफ द जनरेशन ऑफ इंटरनल हीट हुआ, मतलब उसके इतना ज़्यादा हीट जनरेट हुआ कि एक समय आने के बाद वो फट गया, उसी को बिग बैंग बोलते हैं। उसी के फटने की वजह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी। इसको हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। ध्यान से देखिए, ये हमारा सबसे पहले हमारा था प्राइमोर्डियल पार्टिकल, ठीक। इसके बाद हमारा वो फैल के क्या बन गया, प्राइमोर्डियल मैटर बन गया। फिर प्राइमोर्डियल मैटर फट गया, मिलियंस ऑफ द पार्ट्स में फटा, और फटने के बाद कई सारे करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस सुपरनोवा बन गए। प्राइमोर्डियल मैटर के फटने के बाद क्या बना, सुपरनोवा। क्या बना, सुपरनोवा, ठीक। तो कॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ इट फ्रेगमेंटेड इनटू द मिलियंस ऑफ द पार्ट्स नोन एज द सुपरनोवा। तो जो प्राइमोर्डियल मैटर फटा, प्राइमोर्डियल मैटर फटा, उसको सुपरनोवा बना। और ये सुपरनोवा क्या था, प्राइमोर्डियल मैटर का ही छोटा छोटा रूप था, यानी कि प्राइमोर्डियल मैटर जो था छोटे छोटे पार्ट में फट गया, वो बन गया सुपरनोवा, ठीक। लेकिन इंटरनल हीट का जनरेशन तो अभी भी हो रहा था। तो सपोज दैट दिस इज द सुपरनोवा, ये प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल मैटर के फटने के बाद बना है, तो लेकिन इंटरनल हीट का जनरेशन तो अभी भी हो रहा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगा। तो ये भी एक्सपेंड करते 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 फट गया। कौन, सुपरनोवा। जो प्राइमोर्डियल मैटर के फटने की वजह से हुआ, वो भी फट गया और ये बन गया नेब्यूला में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, नेब्यूला में कन्वर्ट हो गया। और नेब्यूला क्या था, नेब्यूला क्या था, नेब्यूला एक प्लाज्मिक स्टेट में था और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि पहले के ज़माने में, ज़्यादा समय की बात नहीं है, जब हम लोग कैसेट यूज करते थे, टीवी में कैसेट यूज करते थे और घूमती रहती थी, तो कैसेट के स्ट्रक्चर का नेब्यूला बन गया जो रोटेट कर रहा था, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट था। चूँकि एक्सप्लोजन का फोर्स था तो वो रोटेट कर रहा था, सर्कुलर रोटेशन उसमें हो रहा था, सर्कुलर रोटेशन हो रहा था, और कैसेट के ऑब्जेक्ट का था ऐसे, ये था नेब्यूला, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से अलग तरीके से बता देता हूँ, एक पेज में ऐड करता हूँ और फिर बताता हूँ। देखिए, लुक एट हियर केयरफुली। सबसे पहले 14 बिलियन साल पहले एक प्राइमोर्डियल पार्टिकल था, ठीक। ये इंटरनल हीट की जनरेशन की वजह से फैल गया, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम गर्म करते तो फैलता है, वो हो गया मैटर, प्राइमोर्डियल मैटर। लेकिन फिर भी इसमें जनरेशन, इंटरनल हीट का जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। फिर यहाँ से ये कई सारे पार्ट्स में एक्सप्लोड कर गया। क्या एक्सप्लोड कर गया, प्राइमोर्डियल मैटर, और जो छोटे छोटे पार्ट्स बने वो हो गए आपके सुपरनोवा। क्या बन गया ये, सुपरनोवा। फिर सुपरनोवा भी फटा, सुपरनोवा फटने के बाद क्या बना, सुपरनोवा फटने के बाद बन गया नेब्यूला। कई सारे नेबुला का निर्माण हुआ, करोड़ों अरबों। एक चीज़ और ध्यान देना कि हर सुपरनोवा फटने के बाद नेबुला बना, तो समझ लीजिए कि अरबों अरबों नेबुला, नील जिसको हिंदी में बोलते हैं, बिलियंस ऑफ द नेबुलाज बने। तो नेबुला, अब नेबुला क्या था, अभी मैंने बताया कि नेबुला एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर था, वो ऐसे रोटेट कर रहा था, क्योंकि एक्सप्लोजन का फोर्स एक होता है, तो फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा था। और जैसे पहले की कैसेट रोटेट करती है, तो नेबुला का निर्माण हो चुका है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेबुला बन चुका है, ठीक। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कहाँ थे हम लोग, ओके, ठीक। चलिए, तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ द सुपरनोवा देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ बिलियंस ऑफ द नेबुलास हैविंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। और इसका टेम्परेचर लगभग 30 लाख डिग्री सेल्सियस था, 30 लाख डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा था, ठीक। और प्राइमोर्डियल मैटर का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कन्वर्जन किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो जो सबसे पहले प्राइमोर्डियल मैटर था उसका टेम्परेचर सुपरनोवा से ज़्यादा था, और सुपरनोवा का टेम्परेचर नेबुला से ज़्यादा था। और
एक चीज़ और है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कोई चीज़ स्पेस में रहती है, उसके आसपास कुछ नहीं रहता, तो वहाँ पे रेडिएशन लॉस होता है। तो जाहिर सी बात है नेबुला में भी रेडिएशन लॉस हुआ होगा। हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन लॉस वॉज मच मोर देन हीट गेन ऑफ द इंटरनल हीट। अब चूंकि क्या होता है कि अब उसमें पूरा कुछ नेबुला में एक सोलर सिस्टम या कई सारे चीज़ समाये हुए हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हीट जनरेशन भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हीट लॉस भी हो रहा है, लेकिन हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो कोई चीज़ को अगर आप गर्मी ज़्यादा दे रहे हैं और गर्मी दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा निकल रही है उसके अंदर से गर्मी, तो जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा। तो यही हाल हुआ नेबुला के साथ, हीट जनरेशन तो हो रहा था लेकिन उसके साथ साथ हीट लॉस भी हो रहा था ज़्यादा। क्या हो रहा था? हीट लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो अब क्या हुआ नेबुला के साथ? अब ध्यान दीजिए, देखते हैं नेबुला के क्या हुआ। तो अभी ये नेबुला है, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर सेंटीपिटल फोर्स के बारे में, जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। तो सेंटीपिटल फोर्स का जो मैंने बताया था कि एक सेंटर में फोर्स लगता है, तो नेबुला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था जो कि रोटेट कर रहा था, तो इसकी वजह से नेबुला में भी सेंटीपिटल फोर्स लग रहा था। जैसे देखिए, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से नेबुला में जो सब्सटेंस घूम रहे थे, नेबुला में जो जो सब्सटेंस घूम रहे थे वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होने लगे, यहाँ पे सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट होने लगे, सेंटर की तरफ। तो एक चीज़ हमको ये भी पता है कि सबसे हल्का जो एटम होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे हल्का जो एटम, जो कि फोर्स काफ़ी स्लो है, तो सबसे हल्का जो एटम है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन कहाँ की तरफ आने लगा? हाइड्रोजन सेंटर की तरफ आने लगा। हाइड्रोजन सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट हो गया, हाइड्रोजन सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट हो गया, ठीक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सेंटर की तरफ हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो गया, वही अब हमने कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के बारे में पढ़ाया था कि कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, जब इस दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी को कोहेसिव और एडिसिव फोर्स बोलते हैं। तो जब ये यहाँ पे सेंटर की तरफ हाइड्रोजन आ रहा था तो उसमें भी कोहेसिव फोर्स का लगा और एक दूसरे से वो चिपकते गए, और चिपकने के बाद वहाँ पे निर्माण हुआ स्टार का। किसका निर्माण हुआ? स्टार इन द सेंस कि हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, जो हमारा सन है उसको, वो भी एक स्टार है, तो सेंटर में स्टार बन गया। तो किसी भी नेबुला में सेंटर में क्या है? स्टार है, तो नेबुला में एक स्टार बन गया, ठीक, स्टार। इसीलिए आपको भी पता होगा कि सूर्य जो हमारा है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन से क्यों बना है आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक्यूमुलेट हुआ था सेंटर में बिकॉज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। आई होप यू गाइज आर क्लियर, ठीक। चलिए एक छोटा सा इसमें पढ़ते हैं कि एज अ वेरी फर्स्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ द नेबुला देयर वर द लॉट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द नेबुलास वर रोटेटिंग एंड कॉज ऑफ द रोटेशन इन द सर्कुलर मोशन देयर वाज अ फोर्स ऑफ द वर्किंग नेबुला सेंटीपिटल फोर्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स दैट वर्क्स अपॉन द सेंटर ऑफ द लाइटेस्ट मॉलिक्यूल एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि हाइड्रोजन था, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो relatively weak and cause of that when the hydrogen accumulated towards the center there was the cohesive force, जो कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, and cause of that it took the spherical shape। हाँ, सरफेस टेंशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल शेप लेता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो वो स्फेरिकल शेप, इसीलिए सूर्य हमको गोल दिखाई देता है, दैट इज़ वाई क्रिएटेड, एंड दिस फिनोमिना हैपेंड इन एवरी नेबुला। तो जितने भी नेबुला बने थे ये फिनोमिना सब में हुआ, और यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ और है, अब चूंकि हाइड्रोजन तो सेंटर में एक्यूमुलेट हो गया, सेंटर में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन के अलावा भी कई सारे सब्सटेंस थे जो छोटे छोटे सब्सटेंस थे। अब चूंकि हीट लॉस हो रहा था, तो हीट लॉस होने की वजह से वो भी ठंडे हो रहे थे, तो गैस से लिक्विड बनते गए, सॉलिड बनते गए। तो उसमें कुछ लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ हैवियर मॉलिक्यूल होते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं, हैवियर मॉलिक्यूल होते हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था शुरू में कि हैवियर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है अगर कंपेयर किया जाए लाइटर मॉलिक्यूल से, तो लाइटर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो चूंकि आपने पढ़ा था कि ये रोटेट कर रहा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नेब्यूला, तो उसमें जो भी सब्सटेंस होंगे वो भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि उस पर बाहरी फोर्स कोई नहीं लग रहा है। जब बाहरी फोर्स कोई नहीं लग रहा है तो उसको रोकेगा कौन? तो रोटेट कर रहे हैं, तो सब रोटेट कर रहा है। तो उसी वजह से आज जो हमारा अर्थ का रोटेशन होता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, रिवोल्यूशन और रोटेशन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। खैर, तो रोटेट कर रहे थे, तो उसमें कुछ हैवी मॉलिक्यूल भी थे, कुछ लाइटर मॉलिक्यूल भी थे। तो आपको पता होगा कि अगर लाइटर मॉलिक्यूल है तो उसकी वेलोसिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन हैवी मॉलिक्यूल है तो वेलोसिटी थोड़ा सा उसका कम होगा।
तो क्या था कि रोटेट करते करते जो लाइटर मॉलिक्यूल थे वो जाके हैवियर मॉलिक्यूल में जाके चिपक जाते थे एडिसिव। अगर वो सेम सब्सटेंस थे तो वो हो जाते थे कोहेसिव फोर्स, अगर डिफरेंट सब्सटेंस थे वो हो जाते थे एडिसिव फोर्स, तो चिपक जाते। तो धीरे धीरे ऐसा क्लस्टर बनने लगा, नेब्यूला में क्लस्टर बनने लगा। वही क्लस्टर से किसका निर्माण हुआ, वही क्लस्टर से क्रिएशन हुआ प्लैनेट्स का। किसका हुआ, प्लैनेट्स। तो हमारे प्लैनेट्स बन गए, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन गए सूर्य के आसपास। तो वो जो पहले से फोर्स में थे, वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई पहले बना फिर कोई ढकेला उकेला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नेब्यूला का जो पहले से ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था और पहले से ही वो रोटेट कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था नेब्यूला। तो उसकी वजह से जो जो एक्यूमुलेट हुए, सन बना, फिर उसके आसपास जो प्लैनेट बने, तो वो उनके ऊपर फोर्स पहले से वो फोर्स में थे, पहले से वो वेलोसिटी में थे, अभी उनको कोई रोकने वाला था नहीं, तो उसी तरह से वो रोटेट कर रहे हैं। आज भी प्लैनेट उसी तरह से रोटेट करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 4.6 बिलियन ईयर अगो, कॉज ऑफ द हायर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड द लोअर वेलोसिटी ऑफ द हायर मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कीप कमिंग इन द विसिनिटी ऑफ द हैवियर मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। Cause of the adhesive and the cohesive force, they started sticking with each other and created cluster and took the shape of the spherical shape, and this is known as planets. आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स होते क्या है, प्लैनेट्स वही है, प्लैनेट्स आर द रिवॉल्विंग अराउंड द सन कॉज ऑफ द ओरिजिनल सर्कुलर मोशन ऑफ द नेब्यूला। प्लैनेट्स सूर्य के आसपास सिर्फ इस वजह से रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, क्योंकि नेबुला का ही वही फोर्स था, ओरिजिनल सर्कुलर मोशन था नेबुला का। नेबुला जब बना था, सुपरनोवा से जब नेबुला बना था, तो वो रोटेट पहले से कर रहा था, तो वही रोटेट कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर बाहर वैक्यूम है, तो बाहर कोई फोर्स लग नहीं रहा है रोकने के लिए। क्योंकि हमको भी, आपको भी पता है कि जब कोई हम बॉल फेंकते हैं वो एक जगह जाके रुक जाती है, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन होता है, एयर का फ्रिक्शन मान लीजिए, किसी चीज़ का फ्रिक्शन मान लीजिए, लेकिन यूनिवर्स में कोई फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो आज भी रोटेट कर रहे हैं। सो रिवोल्यूशन, मेन पॉइंट ये है कि रिवोल्यूशन एग्जिस्ट इवन टुडे कॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आज भी रिवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस पर भारी फोर्स कोई लग ही नहीं रहा, तो वो रुकेगा कैसे। ठीक, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। नाउ मूव ऑन टू अदर। कुछ नोट्स है, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ज़्यादातर चीज़ें मैंने समझा दी होंगी, तो देख लेते हैं एक बार। सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द स्टार, स्टार के क्रिएशन होने के बाद देयर वर स्टिल हैवियर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इन द नेबुला कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन, जो कि मैंने बता दिया। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ द प्लैनेट्स, एज वी नो दैट द हीट लॉस इज अ सरफेस फिनोमिना, दैट इज वाई एक्सेप्ट part of the center, which is the star, every part of the nebula cooled down and concentrated into the gaseous form. Thus at the beginning every planet was in the gaseous form. ठीक है। एक चीज़ और है कि हीट लॉस जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो सबसे पहले उसके सरफेस, ऊपरी भाग का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका हीट लॉस पहले होगा, वो सबसे पहले ठंडा होगा, और सेंटर वाला बाद में, बहुत समय लगता है उसमें। तो उसी तरह से जो नेब्यूला था, तो नेब्यूला का सेंटर वाला पार्ट जो सन है, जहाँ पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होकर सन बनाया था, वो आज भी गर्म है। जो किनारे वाले पार्ट थे वो सबसे पहले ठंडे हो गए थे। ठीक, अब चूंकि जो छोटे छोटे जो अलग अलग प्लैनेट बने थे वो भी धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे, क्योंकि उनमें रेडिएशन लॉस हो रहा था। रेडिएशन लॉस तब होता है जब वो कोई भी चीज़ आसपास ना हो, वैक्यूम में हो। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि प्लैनेट्स का निर्माण हो चुका है, सन का निर्माण हो चुका है, सन का क्रिएशन हो चुका है। अभी प्लैनेट्स ठंडा होंगे, पहले प्लैनेट्स जो बने थे वो गैसियस फॉर्म में थे, तो अभी प्लैनेट्स गैसियस फॉर्म से लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कैसे जाते हैं वो डिस्क्राइब किया है कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस ने। ठीक, गैस टू सॉलिड, इसको दिया था, इस हाइपोथेसिस को दिया था इमैनुअल कांट ने 17th सेंचुरी में, लेकिन नासा ने इसको रीडिफाइंड वर्जन पेश किया है 1988 में। यानी मतलब कि उन्होंने जो इमैनुअल कांट ने जो थ्योरी दी थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, कुछ उसमें कमियां थी, जिसको नासा ने रीडिफाइंड करके 1988 में नया थ्योरी दिया, जिसका नाम वही है कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। तो हम बोल सकते हैं कि ये नासा का वर्जन है, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस का नासा का वर्जन है। ठीक, तो पढ़ते हैं। तो 4.6 बिलियन ईयर एगो प्लैनेट का निर्माण हुआ, हमारी अर्थ का निर्माण हुआ। ठीक, ये है। लेकिन हमने आपको बताया था कि उसमें हीट लॉस होता रहता, तो हीट लॉस
जारी था। पहले गैसियस फॉर्म में था लेकिन हीट लॉस जारी था, हीट निकल रहा था। एक चीज़ और है, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ जो अर्थ जब हमारा हीट लॉस हो रहा था, एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, कोई कोई जल्दी ठंडा हो जाते हैं, कोई कोई को बॉईल करने के लिए या लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाता है, लेकिन आयरन को बॉईल करने के लिए 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब चाहिए, ठीक, तभी वो बॉईल करेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड लिक्विड। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो अर्थ में जितने भी सब्सटेंस थे सबका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग था, ठीक। तो एट फर्स्ट अर्थ वॉज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर दैट 1 लाख डिग्री सेल्सियस एंड अर्थ वॉज फुल ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक द आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एवरी सब्सटेंसेज वॉज देयर एंड द टेम्परेचर वॉज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एवरी सब्सटेंसेज। तो यही लिखा है इसमें कि सबसे पहले तो अर्थ में का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 1 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। एंड अर्थ was full of the substances like the iron, nickel, aluminum, oxygens and every substances was there। और अब चूंकि 1 लाख डिग्री सेल्सियस लगभग सारे टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सारे सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में थे या तो लिक्विड फॉर्म में थे, नहीं गैसेस फॉर्म में थे, ठीक। तो वॉट एवर सब्सटेंसेस आवर अर्थ हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ द आयरन। तो हमारे अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस जिसका सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो है आयरन। तो एक बात आप बताइए कि कोई भी सब्सटेंस मतलब कि अर्थ का जब टेम्परेचर लॉस हो रहा है तो 1 लाख डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे करते करते कम करते करते जब अर्थ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा जो गैस से लिक्विड में बदल जाएगा? आंसर इज आयरन, क्योंकि आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो देर वॉज अ कॉन्स्टेंट रेडिएशन लॉस इन द अर्थ मोर देन द जनरेशन ऑफ द हीट एंड अप्रॉक्स 4.2 बिलियन ईयर एगो द अर्थ टेम्परेचर वॉज समवेयर नियर 2000 डिग्री सेल्सियस एंड सब सबस्टेंसेज वर इन द लिक्विड फॉर्म लाइक द आयरन। तो 4.2 बिलियन ईयर एगो लगभग लगभग अर्थ का टेम्परेचर लॉस होने की वजह से 2000 डिग्री सेल्सियस तक रह गया था, 2000 डिग्री सेल्सियस तक रह गया था। द तो कुछ सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए जैसे कि आयरन, ठीक। लेकिन कुछ सब्सटेंस अभी भी गैसेस फॉर्म में थे जैसे कि सिलिका हो गया, ठीक। अभी आगे देखते हैं। द अर्थ हैज़ इन अ मिक्स्ड स्टेट ऑफ द लिक्विड एंड द गैस। साइंटिफिकली द मिक्स्ड स्टेट ऑफ द लिक्विड एंड द गैस इज नोन एज द वेपर फॉर्म। तो अब चूंकि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है तो कुछ सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, कुछ सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में है। तो उस समय पे अर्थ मिक्स्ड फॉर्म में थी, लिक्विड और गैस के मिक्स्ड फॉर्म में थी। और साइंटिफिकली साइंस के अनुसार जब लिक्विड और गैस मिक्स फॉर्म में होता है उसको वेपर फॉर्म बोलते हैं, लाइक वाटर वेपर, ठीक। तो सो नाउ बिफोर द 4.2 बिलियन ईयर एगो अर्थ वॉज इन द वेपर फॉर्म, ठीक, भाप के फॉर्म में था। अभी देखते हैं कि 4 बिलियन ईयर एगो अभी अगला स्टेप में क्या हुआ, अभी लिक्विफाइड स्टेज शुरू हुआ। 4 बिलियन ईयर एगो लिक्विफाइड स्टेज शुरू हुआ। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ केम डाउन टू द 800 टू द 100 डिग्री सेल्सियस। 800 से लेके 1000 नहीं 800 टू द 1000 डिग्री सेल्सियस। अभी 4 बिलियन ईयर एगो इंडिया अर्थ का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया। एंड सम सब्सटेंसेज इज इन द सॉलिड फॉर्म लाइक द आयरन। और कुछ सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए जैसे कि आयरन। सबसे पहले आयरन ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था और सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला भी आयरन है। So few substances were still in the gaseous form like the hydrogen, water vapor and oxygen. And this stage is known as the liquefied stage of the earth। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड स्टेज ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में हो रहे हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक। तो इन द लिक्विफाइड स्टेट पर द वी सॉ अ सिनेरियो। तो लिक्विफाइड स्टेज में जब हमारा अर्थ का लिक्विफिकेशन का स्टेज चल रहा था तो उसमें एक चीज़ देखा गया, एक चीज़ ये देखा गया, सेडिमेंटेशन। पहली बात तो दो घटनाएं हुई उस समय पे। एक हुआ गैसियस डिस्चार्ज जब अर्थ लिक्विफाइड स्टेज में था, एक था गैसियस डिस्चार्ज और दूसरा था सेडिमेंटेशन। अभी दोनों चीज़ के बारे में पढ़ना है कि गैसियस डिस्चार्ज क्या था और सेडिमेंटेशन क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या था।
तो सेडिमेंटेशन बेसिकली वो चीज़ होता है कि जब हम कोई बीकर लेते हैं, कोई बाल्टी वाल्टी में लेते हैं, तो उसमें कई सारे अलग अलग डेंसिटी के सब्सटेंस रख देते हैं जिनका डेंसिटी अलग अलग होता है, और कुछ समय बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो सबसे डेंस होगा या सबसे हैवियर मॉलिक्यूल होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो सबसे लाइटेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो यही होता है सेडिमेंटेशन। एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ़ वी टेक अ बीकर एंड फिल इट विद द सम इन सॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस यानी कि जो एक दूसरे में घुलते ना हो सब्सटेंस, सो आफ्टर द सम टाइम्स बाय द सेल्फ सब्सटेंस विल अरेंज देमसेल्फ एज इन ऑर्डर ऑफ द हैवियर डेंसिटी टू द लाइटेस्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अगर वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है तो एक समय आने के बाद वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ऐसा अरेंज कर लेंगे कि सबसे ऊपर लाइटेस्ट वाला रहेगा और सबसे नीचे हैवीएस्ट आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन होता है क्यों क्यों होता है सेडिमेंटेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी उस चीज़ को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है जिसका डेंसिटी या जिसका मास ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग का जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और है, ग्रेविटी ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर, सो द हैवीएस्ट लिक्विड एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर एंड टुवर्ड्स द एंड लोवेस्ट ऑन द सरफेस हैविंग द लाइटेस्ट डेंसिटी। ठीक, तो जब अर्थ के साथ सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ तो चूंकि अर्थ का और सेडिमेंटेशन होता क्यों है, ग्रेविटी की वजह से होता है। एंड अर्थ का ग्रेविटी सेंटर में एग्जिस्ट करता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है जहाँ से निकलता है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो सबसे उस समय पे लिक्विफाइड या सॉलिडिफाइड बोल सकते हैं, तो वो सबसे पहले सेंटर में कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया, जो कि है। इसी वजह से अगर आप अर्थ का स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे तो आज भी अर्थ के कोर में, क्योंकि अर्थ के कोर को सेंटर माना जाता है, तो आज भी अर्थ के कोर में आयरन है, बिकॉज आयरन सबसे हैवीएस्ट मॉलिक्यूल था उस समय पे जब अर्थ लिक्विफाइड हो रहा था। ठीक, तो अर्थ के सबसे सेंटर में हो गया और सबसे लाइटेस्ट मॉलिक्यूल जो था वो अर्थ के ऊपर तैरने लगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं गैसियस डिस्चार्ज का प्रोसेस, कि गैसियस डिस्चार्ज का प्रोसेस क्या था। तो गैसेस डिस्चार्ज का प्रोसेस अगर मैं सिंपली समझाऊं तो गैसें निकल निकल के बाहर जा रही थी, क्योंकि जब अर्थ लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में थी तो उसमें कुछ गैसेस है लोवेस्ट, जिनका डेंसिटी लोवेस्ट था, वो लोवेस्ट डेंसिटी वाली गैसेस थी, वो लिक्विड गैसेस से छुड़ा छुड़ा के अपने आप को बाहर कर रही थी। तो at the liquefied state there were the gases escaping out of the liquid cause of the density of the gases are less than the liquid। तो गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम थी, इस वजह से वो बाहर निकल रही थी धरती के अंदर से। सो देयर वर द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसकी वजह से जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो हम देखते होंगे आप कि उसमें बबल बनता है। वाटर बॉईल करते हैं तो बबल बनता है। बबल बेसिकली इसलिए बनता है क्योंकि जो वाटर होता है वो गैस के फॉर्म में बन करके वो बाहर निकल रहा होता है। तो इसी तरह से कुछ सिनेरियो धरती के साथ भी होने लगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द गैसेज वर लेस देन एस्केपिंग वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। और एक चीज़ और है, आपने धरती का एस्केपिंग वेलोसिटी पढ़ा होगा, जिसकी वजह से उतना वेलोसिटी कोई भी चीज़ का रहेगा तभी वो धरती के ग्रेविटी को पार कर पाएगा, नहीं तो वो अटक जाएगा। तो जो हमारा रॉकेट जाता है धरती के बाहर वो एस्केपिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। ठीक, तो जो गैसेज निकल रही थी धरती के अंदर से उनका एस्केपिंग वेलोसिटी उतना नहीं था, धरती के स्केपिंग वेलोसिटी से कम था। दैट इज़ वाई वो धरती के चारों तरफ अटक गई, और इसी से हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, एटमॉस्फियर का। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि एटमॉस्फियर कैसे बना। हमारा एटमॉस्फियर ऐसे बना कि जो गैसेस डिस्चार्ज हुआ उसकी वजह से एटमॉस्फियर बना। अब चूंकि उन सब की स्केपिंग वेलोसिटी धरती के स्केपिंग वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं थी, कम थी, इस वजह से वो धरती के चारों तरफ ही रुक गई ग्रेविटी की वजह से। ठीक, इस स्केपिंग वेलोसिटी आई होप कि आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो स्केपिंग वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू स्केप द अर्थ। ठीक, तो एटमॉस्फियर वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द गैसियस डिस्चार्ज अराउंड द 4 बिलियन ईयर एगो। तो 4 बिलियन साल पहले लगभग धरती पे एटमॉस्फियर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि गैसियस डिस्चार्ज की वजह से हुआ। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एटमॉस्फेयर कंटेंट वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। और जो ओरिजिनली एटमॉस्फेयर में हुआ, तो हमने ये भी पढ़ा था कि धरती के अंदर वाटर वेपर भी था,
तो जो शुरुआत में एटमॉस्फेयर बना उसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था। एंड द अर्थ विल कंटिन्यूसली शो द फिनोमिना ऑफ द रेडिएशन लॉस। और हालांकि अर्थ का टेम्परेचर अभी भी लॉस हो रहा है, पहले भी होता था तो तब भी हो रहा था। एंड नाउ मोर रेडिएशन लॉस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट द टाइम द टेम्परेचर वाज हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। तो हमने पढ़ा कि जब शुरुआत में एटमॉस्फेयर बना तो उसमें वाटर वेपर ज़्यादा था, और ये भी पढ़ा है हमने कि रेडिएशन लॉस भी हो रहा था, टेम्परेचर भी डाउन हो रहा था। तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का टेम्परेचर डाउन होगा तो धीरे 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 वो कंडेंस होके वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है वही तो बारिश होती है, वही तो रेन होता है। तो इसकी वजह से धरती पर करोड़ों सालों तक बारिश हुई। ठीक। सो cause of the temperature loss from the atmosphere there was the formation of the dense clouds due to the condensation about 3.9 billion year ago। मतलब कि टेम्परेचर लॉस की वजह से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन की वजह से बहुत घने बादल बने जो कि बारिश का कारण बने। नाउ वी हैव द लिक्विड अपॉन द सरफेस हु अरेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। अब हमारे सरफेस पे लिक्विड जो थे, हमारे जो सरफेस पे लिक्विड था वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से एक दूसरे को अरेंज कर लिया, जो हम लोगों ने एक ऊपर पढ़ा था सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस। तो धरती के साथ भी वही प्रोसेस हुआ, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ। ठीक। और हमारे धरती पर जो सबसे लाइटेस्ट लिक्विड था वो था सियाल। सियाल पैसेज में कन्वर्ट हो गया, अपने मतलब अपने आप को पैसेज में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैच पैच की तरह पूरी धरती पर फैला हुआ था, ये था सियाल। ये हम साइड व्यू दिखा रहे हैं आपको। और सेकंड लाइटेस्ट जो मॉलिक्यूल था वो था सीमा। सीमा यानी कि जिसके ऊपर सियाल तैर रहा था, सियाल के नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या था, ये सीमा था। तो आज भी जो हम लोग जिस पे रहते हैं, जो जिस पे इंसान रहते हैं, जो 29% के समथिंग या 21% के समथिंग जो अर्थ पे लैंड है वो है सियाल का बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। एंड जो जिसके ऊपर ये टिका हुआ है यानी कि जिसके ऊपर समुद्र टिका हुआ है वो है सीमा, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उस समय पे धरती, अभी भी वही हाल है कि धरती पे सबसे लाइटेस्ट लिक्विड प्रेजेंट था वो था सियाल। एंड जो सबसे हैवीएस्ट लिक्विड प्रेजेंट था, मतलब सेकंड लाइटेस्ट लिक्विड प्रेजेंट था वो था सीमा। तो सबसे लाइटेस्ट लिक्विड सबसे ऊपर होगा, उसके बाद उससे लाइटेस्ट होगा, मतलब उसके बाद उससे हैवीएस्ट होगा तो नीचे होगा तो सीमा होगा। तो सबसे ऊपर सियाल होगा तो उसके नीचे सीमा हो गया। अब चूंकि सियाल की मात्रा पूरा फैला हुआ था, लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि जब कोई चीज़ को ठंडा करते हो तो धीरे 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 बड़ा होता है, लेकिन ठंडा करते तो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। तो जो ऊपर सियाल फैला हुआ था वो धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के छोटा हो गया, जब लिक्विड बना तो छोटा हो गया। इसी वजह से हमारे धरती पर लैंड है वो 21% का समथिंग है, मतलब कि कम है समुद्र के मुकाबले, क्योंकि सीमा जो था उसके ऊपर समुद्र है। बाकी जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट था धरती का सियाल, वो लिक्विड के बाद जब सॉलिड बना तो कॉन्ट्रास्ट होने लगा, मतलब वो सिकुड़ने लगा, तो सिकुड़ सिकुड़ के पैचेज में हो गया तो कम हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ नोट्स में क्या लिखा है। सियाल वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर एज ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड वाइल द रेडिएशन लॉस वॉज टेकिंग प्लेस वेरी हायर फ्रॉम द सियाल। यानी कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो रेडिएशन लॉस होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। तो सियाल बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा था। surface of the earth there was the solidification of the Sial took place around the 3.9 billion year ago, and now we were having the floating solidified part of the Sial on the सीमा around the 3.9 billion year ago। यानी कि 3.9 बिलियन ईयर ago हमारे अर्थ का ऐसा हाल था कि अर्थ के ऊपर ऐसे तैर रहा था सियाल, और किसके ऊपर तैर रहा था, जो जिसके ऊपर तैर रहा था वो था सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो आई होप कि क्लियर ये हो गया होगा। और 3.9 बिलियन ईयर को दो घटनाएं हुई, एक हुआ फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सियाल, माने कि सियाल जो हो गया वो सॉलिड बन गया। अब लास्ट स्टेज जो बचता है वो है 3.8 बिलियन ईयर को ओरिजिन ऑफ द अर्थ का, सॉरी। तो एट दिस स्टेज एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स एंड सियाल सॉलिडिफाइड हो गया। ठीक है। तो 3.8 बिलियन ईयर एगो लास्ट स्टेज में, इन दिस स्टेज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सीमा वाज हैपेंड 3.8 बिलियन ईयर एगो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सियाल तो सॉलिडिफाई हो चुका था, लेकिन लास्ट स्टेज में जिसके ऊपर सियाल तैर रहा था यानी कि सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम के ऊपर, वो भी सॉलिडिफाई हो गया जिसके ऊपर आज का समुद्र टिका है।
तो आफ्टर दैट एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेट्स पार्ट्स ऑफ द सियाल हैपेंड। नाउ ऑल पार्ट्स ऑफ द सियाल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब जब ये क्या बोलते हैं, सीमा भी सॉलिडिफाई हो गया, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम भी सॉलिडिफाई हो गया जिसके ऊपर सियाल तैर रहा था, तो जो सियाल था, जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट वाला पार्ट था, वो एक दो इकट्ठा होने लगा। वो क्या होने लगा? इकट्ठा होने लगा। और इकट्ठा होने के पीछे एक फोर्स था जिसको बोला गया पोल फ्ली फोर्स। क्या बोला गया? पोल फ्ली फोर्स बोला गया। वो पोल फ्ली फोर्स धरती के रोटेशन की वजह से लगता है। जैसे कि समझते हैं पोल फ्ली फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ आउट इन द टू डायरेक्शन, वन इन द सेंटर एंड अलोंग द सरफेस टू द सेंटर। ठीक, तो द सरफेस कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? वो पोल फ्ली फोर्स होता है। यानी कि जो सियाल जगह जगह फैला हुआ था वो धीरे धीरे किधर की तरफ आने लगा? सेंटर की तरफ आने लगा। हर तरफ से सारे सियाल एक एक जगह से सेंटर की तरफ आने लगे, सरफेस से होते हुए। ठीक, ये हुआ आपका accumulation of the plates. The height of the Sial over the Sima was approx 3700 मीटर। और सियाल जो तैर रहा था सीमा के ऊपर, अब चूंकि सीमा भी ठंडा हो चुका है, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम भी ठंडा हो चुका था, और उसके ऊपर क्या तैर रहा था? सियाल, यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम। तो वो उसकी हाइट क्या थी? 3700 मीटर के करीब थी। ठीक, तो द ब्लॉक्स ऑफ द सियाल covered almost 29% of the area of the earth surface and remaining was covered by the सीमा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थ का टोटल लगभग 29% एरिया सियाल है, और बाकी जो एरिया है उस पर सीमा कवर्ड है, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जो 29% एरिया है जिस पे हम लोग रहते हैं ये है लैंड, एंड जो बकिया एरिया है सीमा वाला, इससे तो मैं परेशान हो चुका हूँ, जो बकिया एरिया है सीमा वाला, इस पे है हमारा सी, समुद्र टिका हुआ है। ठीक, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम precipitation started cause of that सीमा started filling and the precipitation of the millions of the year created ocean। और उसी समय बारिश होना शुरू हो गया, क्योंकि टेम्परेचर और धीरे धीरे कम हो रहा था। तो बारिश होने का यही मतलब है कि जब टेम्परेचर लॉस होगा तो जो वाटर वेपर क्लाउड बन गया और ठंडा होगा, तो ठंडा होकर वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ज़मीन पे गिरने लगता है ग्रेविटी की वजह से। तो उसी समय बारिश होने लगा, और बारिश होने की वजह से सीमा भरने लगा, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम भरने लगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि केवल 29% ही सियाल था, बकिया जो एरिया था सीमा और सियाल के बीच में हाइट डिफरेंस कितने का था? 3700 मीटर का था। समझ लीजिए कितने बड़े बड़े गड्ढे रहे होंगे। उसमें पानी भरने लगा और कई सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक बारिश हुई, जिसकी वजह से क्या बन गया? समुद्र बन गया। तो ये था ओरिजिन ऑफ द अर्थ। So water vapor discharge cause of the gaseous discharge is the responsible for the creation of the ocean। तो समुद्र बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे धरती में से वाटर वेपर का निकलना, जो वाटर वेपर निकला, जिस गैसेस डिस्चार्ज हुआ उसकी वजह से वाटर वेपर निकला, वाटर वेपर की वजह से ही धरती पे बारिश हुई, जिसकी वजह से समुद्र बने। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो शुरुआत में जो हमने अभी आपको बताया था कि जो सियाल के सारे सारे पैचेस अलग अलग जगह पे बिखरे हुए थे पोल फ्लिप फोर्स की वजह से, एक जगह जो इकट्ठा होने लगे, तो जब एक जगह वो इकट्ठा हो गए तो उनको बोला गया पैंजिया। क्या बोला गया? पैंजिया बोला गया। और जो समुद्र वाला हिस्सा था जिसपे पानी था, सीमा वाला हिस्सा, उसको बोला गया पैंथालसा। क्या बोला गया? पैंथालसा। समुद्र वाले हिस्से को बोला गया पैंथालसा, और लैंड वाले हिस्से को बोला गया पैंजिया। उस समय सब एक दूसरे में जुड़े हुए थे, सब कोई अलग अलग नहीं था। और जो शुरुआत में समुद्र बना था वो सलाइन नहीं था। सलाइन का मतलब होता है खारा नहीं था। खारा इसलिए नहीं था क्योंकि शुरुआत में जो बारिश से भरा था तो फ्रेश वाटर था, तो खारा धीरे धीरे हो गया। ठीक, cause of the rain water of the first ocean water was not saline and it was the fresh water। ठीक, तो बारिश की वजह पानी था, इसकी वजह से वो सलाइन नहीं था। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जो ओशियन बना वो पैंथालसा बोला गया, और जो लैंड था उसको पैंजिया बोला गया। तो 3.8 बिलियन ईयर एगो पैंथालसा और पैंजिया का निर्माण हुआ, और वही पैंथालसा और पैंथालसा मतलब जो समुद्र था, और पैंजिया मतलब जो लैंड था, तो वही पैंजिया लैंड धीरे धीरे 3.8 बिलियन ईयर से लेकर के
45 मिलियन ईयर एगो के बीच युगों तक टूट टूट के फैलते 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 ये बन गया आज का कॉन्टिनेंट बन गया, जो आज का हमारा धरती है। आज जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, पहले एक जगह इकट्ठा ऐसे था। और ये यहाँ से ऐसे कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमको समझना है थियरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो मैं समझाऊंगा अगले क्लास में। तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और क्लास को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके चेक कर लेना एक बार। और अगर आपको सिलेबस जानना है तो वो भी चेक कर लेना, उसका भी होगा। एंड थैंक यू। अगर आपको ये किसी तरीके से भी हेल्प करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप जीवन में अच्छा करें।